नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमेशा से ही हमारे देश में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और पाखंडवाद की सत्ता रही है, लेकिन फिर भी इस सत्ता पर जब भी यहाँ के समतावादी लोग हावी होते हैं तो तुरंत यहाँ पर जातिवादी और वर्णवादी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सरस्वती और सावित्रीबाई फुले के बारे में कि असली शिक्षा की देवी कौन है। एक तरफ है सरस्वती, जिनको आज के स्कूलों में पूजा जा रहा है, और एक तरफ है सावित्रीबाई फुले, जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की पत्नी है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए हैं। तो आइए आज इन दोनों की विवेचना करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि असली शिक्षा की देवी कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरस्वती के बारे में। सरस्वती वह हैं जिनकी आजकल स्कूलों में पूजा होती है। लोग उनको कहते हैं कि यह शिक्षा की देवी हैं और इनसे ही शिक्षा मिलती है। हालांकि इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ तथा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम किया और इन्होंने कितने योगदान दिए हैं। तो इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि जिनके बारे में कोई जानकारी न हो और जिनका शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान न हो, उसको हम शिक्षा की देवी कह ही नहीं सकते हैं। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। उन्होंने शिक्षा के लिए अहम योगदान दिया है। असली शिक्षा की देवी कहलाने की हकदार यही है। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिबा राव फुले के साथ हुआ था। जिस समय पर उनकी शादी हुई थी उस समय पर उनकी उम्र महज 10 साल की थी और उनके पति की उम्र केवल 13 साल की थी। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। महात्मा ज्योतिबा राव फुले को महाराष्ट्र और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुजन मूल निवासी SC ST OBC और महिलाओं को चाहे किसी भी वर्ग की क्यों न हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर अहम योगदान दिया। इन्होंने 1848 में सबसे पहले महिलाओं और मूल निवासियों के लिए स्कूल खोला था। इनको महिलाओं और मूल निवासियों के लिए स्कूल इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि महिलाओं और यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। इसका उदाहरण यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में भी मिल जाता है। हालांकि उनके ग्रंथ ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन ग्रंथों के अंदर यह चीज मिल जाती है कि किसी भी महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था। इस बात को इन्होंने परखा और यहाँ पर सबको शिक्षा देने की प्रतिज्ञा की। तब इनको काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को उनके पिता गोविंद राव फुले ने घर से भी निकाल दिया। इसका कारण यह था कि इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों और महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, जिस वजह से गोविंद राव पर ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा दबाव आते थे। पाखंडवादियों का यह कहना था कि धर्म के अनुसार यहाँ के मूल निवासियों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना सख्त मना है। यहाँ तक कि जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले पढ़ने जाते थे तो उस समय पर भी इन पर इतना दबाव आता था, जिस वजह से उन्होंने 21 साल की उम्र में कक्षा 7 पास कर पाया था। इतना दबाव रहता था कि कई बार उनका नाम काटने की भी नौबत आई और नाम काटा भी गया। बहुत साल रुककर फिर पढ़े, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोग इतना जातिवादी मानसिकता से कूट कर भरे थे कि गोविंद राव के घर पर लाठियां लेकर उनको धमकाने आते थे और कहते थे कि तुम्हारा लड़का पाप कर रहा है और अपने लड़के को शिक्षा देकर तुम भी पाप कर रहे हो, इसलिए उसका नाम कटवा दो और घर में रहो। तुम जो फूल बेचने का काम कर रहे हो वही करो, माली हो, माली वाला काम करो। इससे वह घबरा जाते थे और नाम कटवा लेते थे। इसके बावजूद भी जब ज्योतिबा राव फुले पढ़ने जाते थे तो फिर ये ब्राह्मणवादी लोग कहते थे कि अगर तुम लोग पढ़ाई करोगे
तो यहाँ पर अकाल आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, यहाँ पर बेमौत लोगों की मौत होने लगेगी, क्योंकि तुम लोग धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। भगवान के प्रकोप से डरो और अपनी शिक्षा बंद कर दो। यहाँ तक कि हिंदू विद्यालयों में इनको शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। तो यह अंग्रेजों के स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल से इन्होंने आगे की पढ़ाई करी। तो इस प्रकार से मुसीबतों से ज्योतिबा राव फुले पढ़ पाए और अपनी पत्नी को भी इन्होंने ही शिक्षित करने का काम किया और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम किया। सावित्री बाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तब लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, उन पर पत्थर मारते थे, लेकिन वह महिलाओं को पढ़ाने के लिए अडिग रही और मन में ठानी रही, जबकि अधिकतर महिलाएं ही उनका विरोध करती थी। लेकिन माता सावित्री बाई फुले के दिमाग में चलता था कि अभी ये लोग अशिक्षित हैं, इनको अभी शिक्षा का महत्व नहीं पता है, इसलिए यह हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं। लेकिन जिस दिन इनको शिक्षा का महत्व समझ आएगा उस दिन यह हमारी बात जरूर समझेंगी। इसलिए उन बातों को नजरअंदाज करके माता सावित्री बाई फुले स्कूल में जाती थी और वह अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि वह अपनी गंदी साड़ी को बदल करके अपनी दूसरी साड़ी को पहनकर वहां पर पढ़ाती थी और वापस आते समय फिर से वही गंदी साड़ी पहनकर आती थी, जिससे रास्ते में उस पर कीचड़ पड़े तो वही साड़ी गंदी हो। इस प्रकार से सावित्री बाई फुले ने निरंतर पढ़ाने का काम किया, लेकिन इन ब्राह्मणवादियों को फिर भी ठीक नहीं लगा। ब्राह्मणवादियों ने उनके स्कूल को तोड़ दिया, स्कूल की धज्जियां उड़ा दी और उनके खिलाफ समाज में उल्टा सीधा भड़काने लगे। और जब समाज में उल्टा सीधा भड़काने लगे तो इन्होंने सोचा अब क्या करें, स्कूल भी नहीं रहा। जिस जमीन पर स्कूल खुला हुआ था उस जमीन के मालिक ने भी मना कर दिया, क्योंकि इन ब्राह्मणवादियों ने उस जमीन के मालिक को धमका दिया कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ाने के लिए जमीन दोगे तो सबसे बड़ा पाप तुम करोगे, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है और तुम यहाँ पर महिलाओं के स्कूल के लिए जमीन दे रहे हो। तो इस प्रकार से उसको धमकाया और कहा कि तुम भगवान के लिए पाप कर रहे हो, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तब जमीन मालिक ने ज्योतिबा राव फुले को पूरी बात बताया और जमीन देने से साफ मना कर दिया। तब ज्योतिबा राव फुले के एक मित्र थे जिनका नाम था उस्मान शेख। ज्योतिबा राव फुले अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ में उनके घर जाते हैं और अपनी आप बीती सुनाते हैं और कहते हैं, मैं महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ, पर मुझे जमीन ही नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूँ। उस्मान शेख ने ज्योतिबा राव फुले का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, जब तुम देश के लिए काम करना चाहते हो तो इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो या न हो, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो हम शिक्षा ग्रहण करवाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे यह देश जागरूक हो सके, देश आगे बढ़ सके। इसलिए मैं आपके साथ हूँ। जमीन की जरूरत है ना, जमीन हम देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपकी इस मुहिम में मेरी बहन भी काम करेगी, जिसका नाम है फातिमा शेख। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले पहले तो 2 लोग थे, अब 4 लोग हो गए, जिसमें अहम भूमिका निभाई फातिमा शेख ने। सबसे पहले फातिमा ने सावित्री बाई फुले की स्टूडेंट के रूप में कार्य किया और पढ़ाई की और मुस्लिम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम करने लगी। फातिमा शेख मुस्लिम समाज की प्रथम अध्यापिका बनकर उभरी। यह बात आज से 191 साल पहले की है, जब बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना पाप माना जाता था। तब इन्होंने स्कूल खोला था, इसलिए इनको प्रताड़ना मिला करती थी। इसके बावजूद भी सावित्री बाई फुले को देश की एक महान नायिका माना जाता है। इन्होंने हर बिरादरी और हर धर्म के लिए काम किया। 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ इन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा राव फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल रहे। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, आप खुद यकीन नहीं करेंगे। इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्री बाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी
बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। और दोस्तों, समाज कल्याण का काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते सन 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण हो गया। आज भी इतिहास ऐसी महान शिक्षा की देवी को नमन करता है और हम सभी लोग ऐसी महान शिक्षिका को सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर कीजिएगा। आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।